गुड इवनिंग बच्चों। तो फिजिक्स का जो 5वां टेस्ट हुआ है आज, उसका डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। एनटीएसपी फिजिक्स मतलब एनटीएसपी एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज फिजिक्स 5वां टेस्ट है, इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। टू मूविंग ऑब्जेक्ट हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी आर स्टॉप्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ इक्वल रिटार्डिंग फोर्स। दो ऑब्जेक्ट हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है और दोनों पर जो रिटार्डिंग फोर्स है वो भी सेम है। रिटार्डिंग फोर्स जो कि पीछे की तरफ लगेगा, ये है रिटार्डिंग फोर्स, जैसे फ्रिक्शन फोर्स मान लो, ये भी दोनों पर सेम है। तो कह रहे हैं कि दोनों में से कौन पहले और कौन दूर जाके रुकेगा। तो आइए मैं इक्वेशन बनाता हूं। जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा वो किसकी वजह से होगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन की वजह से होगा। उसका मैग्नीट्यूड हम ले लेंगे। फ्रिक्शन जो भी काम करेगा वो एनर्जी को लॉस करा देगा, यही तो हो रहा है। तो ये हो जाएगा, देखिए k माइनस जीरो, लॉस पहले k था, बाद में कितना हो गया? जीरो, क्योंकि बाद में रोकना है, बराबर वर्क डन बाय फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब मेरी बात सुनिए, फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए, k दोनों के लिए सेम है एंड फ्रिक्शन भी दोनों पर सेम है। तो मुझे बताइए, जब ये दोनों चीजें सेम होंगी तो x भी तो सेम होगा, hence stopping distance x will be same, तो क्वेश्चन अच्छा है और बहुत से लोगों का गलत हो गया होगा। अगर ध्यान नहीं दिया होगा तो गलत हो गया होगा। थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लग रहा है बहुत छोटा क्वेश्चन है, लग रहा है बहुत छोटा थ्योरी का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एयर मॉलिक्यूल 10 to the power minus 21 जूल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप मुझे बताइए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 जूल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक जूल जो है वो 1/1.6 इंटू 10 to the पावर minus 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 10 to the पावर minus 21 जूल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा? 1/1.6 इंटू 10 to the पावर minus 19 इंटू 10 to the पावर minus 21, 19 20 21 10 to the पावर minus 2 पर आएगा, और 1/1.6 इंटू 10 to the पावर minus 2, इसको हम करें तो ये हो जाएगा 0.16 छक्का दूना, ठीक है, इंटू 10 to the पावर minus 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो चुका है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो हम 6.2 इंटू 10 to the पावर minus 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं 6.2 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बहुत कम समय में सॉल्व हो जाते हैं, जैसे ये भी उन्हीं में से एक क्वेश्चन है। उसके लिए आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, कितने जूल होते हैं, इसलिए एक जूल में 1 अपॉन इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे। तो 10 to the पावर minus 21 जूल में कितने होंगे? इतना इंटू 10 to the पावर minus 21। सॉल्व किया, रिजल्ट आया। आगे बढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। उस पर एक फोर्स लगता है 2 सेकेंड के लिए। परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करना है। एक पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा है, तो पहले हम एक्सीलरेशन निकाल लें। फोर्स और मास की मदद से हम एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का और मास है 10 किलोग्राम, तो एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस AT। तो पहले उसकी वेलोसिटी 10 थी और एक्सीलरेशन 5 है, टाइम 2 सेकेंड है, तो ये हो गया 10 प्लस 10 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हम K2/K1 निकालेंगे।
तो हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन हाफ एम यू स्क्वायर, समझ से जा रहा है ना ठीक से। तो ये हो गया वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर 400 और 10 का स्क्वायर 100, तो ये 4 आ गया। अब हम लोग फ्रैक्शनल चेंज फाइंड करेंगे। फ्रैक्शनल चेंज जिसे हम लोग डेल्टा के बाई के कहते हैं, दैट विल बी k2 बाई k1 माइनस 1, दैट विल बी 4 माइनस 1, यानी कि ये हो गया 3। अब मुझे बताइए परसेंटेज चेंज कैसे आएगा। परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इंटू 100, है ना। ये हो गया 3 इंटू 100 मीन्स 300%। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा काम इसमें आपको करना पड़ा और ये सवाल आराम से हो जाएगा। पहले फोर्स और मास की मदद से देखिए एक्सीलरेशन निकालिए। एक्सीलरेशन आ जाए तो 2 सेकंड बाद वाली वेलोसिटी निकालिए, और उसके बाद आप काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालिए, बाद वाली अपॉन पहले वाली, -1 करिए तो फ्रैक्शनल चेंज आएगा, और इंटू 100 करिए तो परसेंटेज चेंज आएगा। ये सब मालूम है आप लोगों को। मास ऑफ 1 and 4 किलोग्राम मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मोमेंटम का रेशियो हमको फाइंड करना है। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन आपको मालूम है, P बराबर √2m इंटू के, यानी कि P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू √m1 अपॉन m2 एंड K1 अपॉन K2। K1 K2 कैंसिल, क्योंकि दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, और मास है 1 और 4, तो √1 अपॉन 4, दिस इज सिंपली 1/2। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोगों ने कर लिया होगा। एक ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लग रहा है और उसको डिस्प्लेस किया जा रहा है, हमें वर्क डन फाइंड करना है। आपको पता है जब फोर्स वेरिएबल होता है तो वर्क डन कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, इंटीग्रेशन एफ जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है ना। तो एफ एक्स जो कि आप देख पा रहे होंगे 2x है, और एफ वाई आप देख रहे होंगे केवल 2 है, और जो एफ जेड है वो आप देख रहे हैं 3z स्क्वायर है। लिमिट अभी हम लगा देंगे, पहले हम थोड़ा इसको इंटीग्रेट कर लें। 2x स्क्वायर बाई 2 अभी लिमिट लगा रहे हैं, और 2y अभी लिमिट लगा रहे हैं देखिए, और 3z क्यूब बाई 3। इस प्रकार से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हम x की लिमिट रखने जा रहे हैं 1 से लेके 3 तक, y की लिमिट रखने जा रहे हैं 2 से लेके 6 तक, और हम z की लिमिट रखने जा रहे हैं 3 से लेके 2 तक, जैसा कि सवाल में दिया गया है। इस तरीके से ओहो ये कैंसिल होगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, अपर लिमिट रखेंगे तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये 2 है, अपर लिमिट 6, लोअर लिमिट 2, ठीक है ना। 3 से 3 कट चुका है, z की जगह पर अपर लिमिट 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो गया 8, और 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27, ठीक है ना। तो ये हुआ 8, और ये भी हुआ 8, और ये हुआ माइनस का 19, तो प्लस का 16 और माइनस का 19 आ गया, माइनस का 3 जूल। अच्छा क्वेश्चन है, काफी लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन जो लोग इन मेथड्स को नहीं जानते हैं उनको दिक्कत आई होगी, लेकिन सवाल ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A ball bounces 75% of its height, एक बॉल अपनी हाइट का 75% ही ऊपर उठ पाती है जमीन से टकराने के बाद। ये 100 मीटर है मान लीजिए, और ये 75 मीटर है, इतना ही उठ पाती है। तो परसेंटेज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हमको फाइंड करना है, तो हम U फाइनल अपॉन U इनिशियल फाइंड करेंगे, mgh2 माइनस mgh1, यानी कि 75/100, दिस इज 3/4। देन फ्रैक्शनल चेंज
लिखेंगे तो फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू -1, 3/4 -1 मतलब -1/4, परसेंटेज चेंज फ्रैक्शनल चेंज इंटू 100 यानी कि -1/4 इंटू 100 माइनस का 25%। ठीक है ना। तो ये आसान क्वेश्चंस आपको कुछ मिल रहे हैं, ठीक है ना, कर लिए होंगे आप लोगों ने। A ball bounces 80% of its original height. What fraction of its total mechanical energy में कितना परसेंटेज लॉस हुआ? देखिए जब बॉल यहाँ से गिरती है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, रास्ते में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों होती हैं, और जब ये रिबाउंड होती है तो 80% तक पहुंच जाती है, यानी कि 80 मीटर हाइट तक पहुंच जाती है और फिर से रुक जाती है, और उसके पास शुरुआत में भी पोटेंशियल एनर्जी होती है और वही टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है, और इसके पास लास्ट में भी पोटेंशियल एनर्जी ही होती है, तो और वही टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है। यानी कि ये इस क्वेश्चन में मैकेनिकल एनर्जी में परसेंटेज चेंज पूछा गया है, लेकिन एक्चुअली वो परसेंटेज चेंज पोटेंशियल एनर्जी का ही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टार्ट भी किया रेस्ट से और अंत में रेस्ट में ही आ गया, तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है यहाँ पर और यहाँ पर वो इनकी पोटेंशियल एनर्जी के ही बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन पूछे जाने के तरीके में अंतर होने की वजह से इसको रखा गया है कि कोई बच्चा कंफ्यूज हो तो हो जाए, जिससे उसकी गलती का पता चले। तो ये हो गया आपका, अगर हम 20 से काटेंगे तो ये 4/5 होगा। फ्रैक्शनल चेंज निकाल लेंगे, u2/u1 -1 4/5 -1 यानी कि माइनस का 1/5, और परसेंटेज चेंज अब हम लोग निकाल लेंगे। परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इंटू 100 यानी कि -1/5 इंटू 100 मतलब माइनस का 20% लॉस हो रहा है। तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। असर्शन और रीजन की बात हो रही है। फॉर लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट angular velocity is a scalar quantity. For large angular displacement average angular velocity is a scalar quantity. देखिए angular velocity हमेशा ही एक्सियल वेक्टर होती है, चाहे वो लार्ज डिस्प्लेसमेंट के लिए हो और चाहे वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हो, एंगुलर वेलोसिटी एक एक्सियल वेक्टर ही है। यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है, और लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज स्केलर, ये स्टेटमेंट सही है। स्मॉल एंगल वेक्टर होता है और लार्ज एंगल स्केलर होता है। यहाँ पर ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, और ज्यादातर लोगों ने सोचा होगा कि लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर है तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी भी स्केलर हो जाएगी, जबकि एंगुलर वेलोसिटी चाहे एवरेज हो या इंस्टेंटेनियस हो वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी ही होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, फोर्थ होगा। अच्छा सवाल है। स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है और उसे 12 सेंटीमीटर दबाया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। एक बॉल को 16 ग्राम की बॉल को स्प्रिंग के मुंह पे लगा के 12 सेंटीमीटर दबा के छोड़ दिया जाता है, तो झटके से बॉल बाहर निकलेगी तो बॉल की वेलोसिटी क्या होगी। अब आप समझ रहे हैं कि इसमें जो u होगा वो k में कन्वर्ट होगा। u मीन्स हाफ k x स्क्वायर विल कन्वर्ट इनटू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है ना, हाफ से हाफ कट कर दीजिए, k की वैल्यू रख दीजिए 90 न्यूटन पर सेंटीमीटर होने की वजह से इसको हमने पर मीटर में कन्वर्ट किया। एक्स स्क्वायर 12 सेंटीमीटर 12 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करके किया। 16 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया गया और v हमको फाइंड करना है। किया क्या गया है, एक स्प्रिंग गन है, ये देखिए, इसके मुंह पर एक बॉल को रखा और 12 सेंटीमीटर दबा के छोड़ दिया। तो जब 12 सेंटीमीटर दबाकर छोड़ेंगे तो बॉल झटके से बाहर की तरफ भागेगी, हमें वही वेलोसिटी बॉल की फाइंड करनी है। ठीक है ना।
तो अभी यहाँ पर हम क्या करें, चलिए पहले इसको थोड़ा और सॉल्व करें पहले। तो ये हो गया 144 इंटू 10⁻⁻⁴, 16 इंटू 10⁻⁻³ तो एक तो ये 0 और ये पूरा पूरा कैंसिल ही हो गया है ना। इस प्रकार से v² इज इक्वल टू 9 इंटू 144 अपॉन 16 और ये ऊपर चला गया तो 10⁻² आ गया। तो ये 9 इंटू 9 हो गया, 16 9 जा 144 इंटू 10⁻², ये v² है 8100, सही है भैया। तो v बराबर √8100 यानी कि 90 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक अच्छा सवाल है, सामान्य सवाल है, कर लिया होगा सभी लोगों ने। हाइट अटेन्ड बाय बॉल आफ्टर 3 रिबाउंड पार्शियली इलास्टिक कोलिजन में एक टक्कर के बाद h1, ये h0 है, और दूसरी टक्कर के बाद h2, और तीसरी टक्कर के बाद हाइट h3 होगी। तो हमें h3 फाइंड करना है। तो आपको मालूम होगा कि h1 इज इक्वल टू e² h0 होता है, h2 इज इक्वल टू e⁴ h0 होता है, और h3 इज इक्वल टू e⁶ h0 होता है, और nth टक्कर के बाद hn बराबर e⁻²n h0 होता है। ठीक है ना। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद है तो आपने ये आंसर भी लगा दिया होगा। फोर्थ ऑप्शन सही है, आसान क्वेश्चन है। Two particles are moving in same direction, do not lose all of its energy in completely inelastic collision। जब भी दो पार्टिकल टकराते हैं और इम्बेड हो जाते हैं, ये देखिए इम्बेड हो गए, तो इनकी सारी एनर्जी लॉस नहीं होती है, बल्कि जो एनर्जी का लॉस होता है वो होता है m1 m2 अपॉन 2m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, यानी कि सारी एनर्जी लॉस नहीं होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। काफी एनर्जी लॉस होती है लेकिन सारी लॉस नहीं होती है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड ट्रू फॉर ऑल काइंड ऑफ कोलिजन। सभी कोलिजन के लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो होता है, बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है, इसलिए सेकंड ऑप्शन होगा। दोनों करेक्ट हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आगे चले भाई। पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर with a speed of 5 meter per second and its speed increasing at the rate of 3 meter per second। एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है, यानी कि उसमें 80 है, और सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो होगा ही होगा। इन दोनों को निकाल के हम नेट एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे, और जब नेट एक्सीलरेशन a आ जाएगा तब हम फोर्स F बराबर ma से फाइंड कर लेंगे बड़े आराम से। तो पहले आप देखिए 80 दिया हुआ है जो कि dv/dt होता है, इसकी वैल्यू दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। AC हम निकाल लेंगे कैसे, v²/r करके। v² हो गया 25 और रेडियस हो गया 10, 25/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से नेट एक्सीलरेशन √80² प्लस AC² करके निकल आएगा। तो ये हो गया 9 प्लस 625/100, तो ये हो गया 900 और 6 1525 √1525/100। सो दिस बिकम √15.25, जिसको हम लगभग 4 मान लेते हैं, लगभग 4 मान के हम कर लेते हैं, अंदाजे से ऑप्शन निकाल लेंगे। और इसके बाद इस पर लगने वाला नेट फोर्स F इज इक्वल टू ma। m का मान 2 किलोग्राम है और a का मान 4 है, तो फोर्स का आंसर लगभग 8 न्यूटन आएगा। हमने ऑप्शन में करेक्शन करवाया था, इसको 4 करवाया था और इसको 8 करवाया था। सेकंड ऑप्शन सही है। ये 5 था, इसको 4 करवाया था, ये 10 था, इसको 8 करवाया था। सेकंड ऑप्शन सही है, ऐसा हो गया।
A car of mass 580 kilogram negotiate a banking curved of radius. ओके, रोड जो है वो तिरछी करी गई है। रोड को तिरछा किया जाता है जब घूमने के लिए जरूरी फ्रिक्शन नहीं मिलता, तो रोड को कुछ एंगल टेढ़ा कर देते हैं। कितना एंगल रोड को टेढ़ा करते हैं? टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। इन्होंने रोड को 45 डिग्री एंगल पर बनाया है, ठीक है ना। वी स्क्वायर, वी हमसे पूछा गया, आर है, आर है, आर है, आर है 40 और जी का मान 10, ये 1 हो गया। वी स्क्वायर बाई 400, so you can say that v square is equal to 400, so we can say that v is equal to under root 420 मीटर पर सेकेंड से आप कार दौड़ा सकते हैं इस ट्रैक पर। आपकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा होने ना पाए, इस बात का ध्यान रखते हुए, ठीक है ना। हो गया, बढ़िया सवाल है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके, यूसीएम है, यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा स्टेटमेंट सही है, गलत है, सॉरी। मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी मतलब स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल। यूसीएम की यही खास बात होती है कि पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो ना बढ़ती है ना घटती है। ये देखिए, जैसा कि मैं इस चित्र में आपको दिखा रहा हूँ, ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो ये स्टेटमेंट सही है, हमें गलत छांटना है। पार्टिकल वेलोसिटी रिमेन्स डायरेक्टेड पैरेलल टू रेडियस, अरे नहीं भैया, रेडियस ये होता है और पार्टिकल वेलोसिटी रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, पैरेलल नहीं होती है, तो सेकंड गलत हो गया, ठीक है ना। इन एयर बबल, एन एयर बबल राइजेज इन वाटर, देखिए ऐसा है कि जो प्राकृतिक घटना होना चाहती है, अगर हम वो होने देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। जैसे एयर बबल हल्का होता है पानी से, तो ऊपर की तरफ मोशन करने की कोशिश करता है, और हम इसे ऊपर जाने दे रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, डिक्रीज घटेगी। आगे बोल रहे हैं कि एक स्प्रिंग को जब हम दबाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती है, गलत हो गया भैया। स्प्रिंग को हम जब भी दबाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। देखिए, हमने इसको दबा दिया, इसमें जो यू इकट्ठा हो गया वो हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन थर्ड होगा। अच्छा सवाल है। A particle is moving on a circular path with uniform angular speed, UCM, ये भी हो गया, UCM हो गया। पार्टिकल की स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। यहाँ भी v है, यहाँ भी v है, यहाँ भी v है और यहाँ भी v है, बिल्कुल कांस्टेंट है। तो इसमें कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसमें सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। सेंट्रीपिटल, ACP से A मतलब एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल, और ये एक्सेलरेशन टेंजेंशियल ये नहीं होगा यूसीएम में कभी भी। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल along the direction perpendicular to the radius, रेडियस के परपेंडिकुलर, इस दिशा में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, नहीं होगा। रेडियस के परपेंडिकुलर यानी कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में यूसीएम अगर है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड कांस्टेंट बनी रहती है। अच्छा सवाल है, आंसर होगा 0। A particle is moving with 10 meter per second in a circle of radius 5 meter. Find out the magnitude of average velocity of the particle moving 60 degree in 1 second. अच्छा सवाल है। एक पार्टिकल A से B तक जाता है, एक पार्टिकल A से B तक जाता है, 60 डिग्री एंगल घूम जाता है। ये देखिए 60 डिग्री घूम जाता है A से B तक जाने में, और 1 सेकंड का समय लगाता है। तो इस दौरान उसकी एवरेज वेलोसिटी बताइए। एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये r है, ये r है, ये 60 है, ये दोनों r हैं, तो ये दोनों एंगल भी बराबर बराबर होंगे, तो ये भी एंगल 60 और ये भी एंगल 60 होगा। अगर ये तीनों एंगल 60 हैं तो तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी, यानी कि A से B तक का डिस्प्लेसमेंट भी r होगा। अब A से लेके B तक हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट r है और टाइम 1 सेकेंड है।
आर की वैल्यू सवाल में दी होनी चाहिए, कहाँ है भाई, हाँ 5 मीटर, 5 मीटर बाई 1 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। कई लोगों का ये सवाल गलत हुआ होगा, जब वो सोल्यूशन इस समय देख रहे होंगे तब उनको महसूस हो रहा होगा कि कितना आसान सवाल था ये। Two cars A and B move along the concentric circular path RA RB with velocity VA BB maintaining constant distance between them। दो कारें कॉन्सेंट्रिक सर्किल में घूम रही हैं और उनके बीच की जो दूरी है ये दूरी d जो है वो मेंटेन है। यहाँ पहुंची, ये कार यहाँ पहुंच गई, बीच की दूरी ना बढ़ रही है ना घट रही है। ये यहाँ पहुंची तो ये यहाँ पहुंच गई, बीच की दूरी ना बढ़ रही है ना घट रही है। ये यहाँ पहुंची तो ये यहाँ पहुंच गई, बीच की दूरी ना बढ़ रही है ना घट रही है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब इनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम हो। ये देखिए, दोनों हमेशा आमने सामने हैं, यानी कि सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही हैं, तो इनकी वेलोसिटी का रेशियो फाइंड करना है। तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, यानी कि आर ए एंगुलर वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर होगा, यानी कि वी ए बाई आर ए इज इक्वल टू वी बी बाई आर बी। इस प्रकार से वी ए और वी बी का अनुपात उनके रेडियस के अनुपात में ही होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, आर ए अपॉन आर बी, सेकेंड ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। ये लीजिए सेकेंड ऑप्शन, अच्छा क्वेश्चन है। इफ द लेंथ ऑफ सेकेंड हैंड इन स्टॉप क्लॉक इज 3 सेंटीमीटर, एक स्टॉप क्लॉक में सेकेंड वाली सुई की जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर है, तो इसके हेड की टेंजेंशियल वेलोसिटी बताइए। दिस इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर रेडियस हमें मालूम ही है और ये होता है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। रेडियस 3 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया और उसके बाद हमने 2 इंटू 3.14 कर लिया, और इसका जो टाइम होता है, टाइम पीरियड, वो 60 सेकेंड होता है, क्योंकि जो सेकेंड वाली सुई होती है वो 60 सेकेंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है, 60 सेकेंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है। इस तरीके से ये जो है ना, ये 6 हो गया तो नीचे 10 आ गया, तो 3.14 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 10, 6, ये देखिए ना, ये 6 हो गया, ये 60 है तो ये नीचे 10 आ गया, ऊपर चला गया, तो 3.14 इंटू 10⁻⁻3, जिसे हम लोग 0.00314 भी कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन है, सभी लोगों ने इसको कर लिया होगा। अ बॉडी कैन नॉट हैव एनर्जी विदाउट हैविंग मोमेंटम, क्या बात कर रहे हो, अगर किसी बॉडी के पास मोमेंटम नहीं है तो भी उसके पास काइनेटिक एनर्जी भले ही ना हो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो हो सकती है, mgh। देखिए इसके पास कोई मोमेंटम नहीं है, ये रुक गई है h हाइट पे, इसके पास कोई मोमेंटम नहीं है, काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो होगी। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जिस बॉडी के पास मोमेंटम नहीं है उसके पास कोई एनर्जी नहीं होगी, गलत हो गया। मोमेंटम एंड एनर्जी हैव डिफरेंट डायमेंशन, बिल्कुल सही बात है, एनर्जी की डायमेंशन अलग होती है, मोमेंटम की डायमेंशन अलग होती है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी, तो दोनों की डायमेंशन बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट होगी, तो ये गलत और ये सही। assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, बिल्कुल सही है। चौथा आंसर होगा, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 35 इफ इट्स स्पीड, इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट बटे 60 कर दिया, तो ये रिवोल्यूशन पर सेकेंड हो गया, जिसको हम लोग हर्ज कहते हैं। तो दिस इज सिंपली 20 हर्ज। इसका टाइम पीरियड हमको फाइंड करना है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1 अपॉन 20 सेकेंड, यानी कि 0.05 सेकेंड। तो ये एक सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, सभी ने किया होगा। इस डायग्राम को देखकर हमें वर्क निकालना है। वर्क बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया, यानी कि 1/2 बेस कितना है
2 से लेके 14 तक यानी कि 12, और हाइट कितनी है 60। ये लिखा हुआ देखिए, ग्राफ को देखिए, 6 इंटू 6 इंटू 60 यानी कि 360 जूल वर्क करना पड़ा होगा। अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये सब क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे। एक बुलेट जब किसी लकड़ी के लट्ठे पे टकराती है तो 4 सेंटीमीटर चलकर उसकी वेलोसिटी 1/3 लॉस हो जाती है, तो बचती कितनी है v माइनस v/3, तो ये बन गया 2v/3। ये लीजिए 2v/3 बची। तो कह रहे हैं कि कितना और आगे जाकर वो रुक जाएगी, कितना और आगे जाके रुक जाएगी। ये 4 है, ये x हमको निकालना है, और ये पूरा हमने d मान लिया। अब इस प्रकार के सवालों के लिए आपको मैंने एक इक्वेशन बताई थी, फ्रिक्शन इंटू एक्स यानी कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू के इनिशियल माइनस के फाइनल, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो गया हाफ एम वी 1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, पहले वाली माइनस बाद वाली। तो हाफ एम v1 स्क्वायर मतलब v स्क्वायर, और v2 स्क्वायर यानी कि 4v स्क्वायर बाई 9। यहाँ पर हम एक काम करने जा रहे हैं, हम इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B और आखिरी लास्ट पॉइंट को C मान रहे हैं, और ये हम A से B तक की इक्वेशन इस समय बना रहे हैं। ठीक है ना, तो A से B तक V बाद में 2v/3 स्क्वायर करके लिखना है, तो 4v स्क्वायर बाई 9, तो ये हो गया हाफ एम 5v स्क्वायर बाई 9। ठीक है ना, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब हम अगली इक्वेशन बनाना चाहते हैं ए से लेके सी तक, पूरा ए से सी तक, फ्रिक्शन इंटू डी, स्टॉपिंग डिस्टेंस लिखते हैं बराबर के इनिशियल माइनस के फाइनल, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0 यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है ना, इक्वेशन समझ में आ गई होगी। तो अगर हम 1/2 करें, 1/2 करें तो आपको पता चल रहा होगा x/d इज इक्वल टू 5/9। ठीक है ना, हाफ एम वी स्क्वायर दोनों में है, कैंसिल हो जाएगा। ये दिया हुआ है 4, और ये d हम निकालना चाहते हैं 5/9, तो d की वैल्यू आ गई 36/5। 9 4 जा 36/5, तो ये आ गया 7.2 सेंटीमीटर। तो हमें x निकालना है, तो d में से हम 4 को माइनस कर देंगे, तो d है 7.2 और x है 4, तो बचा कितना 3.2 सेंटीमीटर और चलकर रुक जाएगी। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। जिन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन नहीं पता है वो किसी दूसरे मेथड से भी इसको सॉल्व किए होंगे तो हो गया होगा, और हो सकता है कि कई लोगों को ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ा हो, ऐसा होने के चांस हैं। टू बॉडीज ऑफ मास 3m एंड 6m हैव सेम मोमेंटम, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फाइंड करना है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला p²/2m, p दोनों के लिए सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो k है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी k1/k2 इज इक्वल टू m2/m1 लिखा जाएगा। तो ये 6m एंड 3m यानी कि 2:1, m से m कैंसिल, 6/3 यानी कि 2:1 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था ये। एक इंजन है जो कि 200 किलोग्राम पानी 10 सेकंड में 20 मीटर तक पहुंचा देता है, तो हमें आउटपुट पावर निकाल लेना चाहिए, क्योंकि हमसे इनपुट पावर पूछी गई है। आउटपुट पावर बराबर हो गया वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। कितना पानी लेके गए हैं 200 किलोग्राम, जी का मान 10 और एच का मान 20 लेकर चले, 20 मीटर तक ले गए, 10 सेकंड में ले गए, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये आ गया 4000 वाट। अब एफिशिएंसी बराबर होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर।
इनपुट यानी कि इंजन की पावर, आउटपुट मतलब कि पानी भरने का जो पावर खर्चा हुआ वो है आउटपुट पावर, और इंजन ने जो ताकत लगाई वो है इनपुट पावर। एफिशिएंसी है 80%, 80% इज इक्वल टू 4000 अपॉन इनपुट पावर। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे इनपुट पावर। अरे भैया मेरी बात सुनो, इंजन जो पावर लगाता है वो इनपुट होता है, और उसकी वजह से पानी जो ऊपर चढ़ता है वो आउटपुट पावर है। पानी का चढ़ना आउटपुट है और इंजन का काम करना इनपुट है। बात को समझा करो यार। तो इनपुट पावर हो गया 4000, 4000 इंटू 100 बाई 80, तो हमने ये जीरो हटा दिया, तो ये आपका 8 5 जा 40 50, और ये हो गया 100, तो ये आ गया आपका 5000। जी का मान अगर हम 9.8 रखते तो ये आंसर 4900 आता। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 5000 की जगह पे हमने 6000 करवा दिया था, आप लोगों को ये मिल गया होगा, क्योंकि अगर ये 5000 रहता तो ये बहुत ही करीबी आंसर हो जाते। जो लोग जी का मान 10 रखते उनका 5000 आता, और जो लोग जी का मान 9.8 रखते उनका 4900 आता। तो ये बात गड़बड़ हो जाती, क्योंकि जी का मान लिखा तो है नहीं, तो ज्यादातर बच्चे 10 ही लेकर चलेंगे, तो आंसर उनका 5000 आएगा। इसलिए हमने इसको 6000 करवा दिया था और इसको 4900 रहने दिया, और यही सवाल का सही आंसर टिक लगवाया गया है। तो ये आपका 25 क्वेश्चन तक का डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। बचे हुए 25 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग सेकेंड वीडियो में करेंगे। ठीक है भाई।